बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आप इस कहानी की चौथी किस्त मुलाहिज़ा करेंगे। कलकत्ता मेरे लिए नया था। अब तक मैंने 3 बड़े शहर देखे थे, कराची, लाहौर और ढाका। मगर ये शहर इन तीनों से बड़ा था, मगर इंतहाई गंदा। ऐसा लगता था जैसे कचरे का ढेर। इस शहर में आकर इस बात की खुशी थी कि यहाँ उर्दू बोलने वाले बहुत ज्यादा थे, जिसे ये लोग हिंदी कहते थे। लहजा कैसा भी हो, मगर बात समझ में आ जाती थी। वो मुझे साथ लेकर जिस इलाके में आया था, इसका नाम श्याम बाजार था। वहाँ बंगला बोलने वाले ज्यादा थे, मगर सब उर्दू समझ लेते थे। श्याम बाजार पतली पतली गलियों का मजमुआ था, इंतहाई पतली गलियां जिनमें नाले उबर रहे थे। वहाँ एक भी मकान नो तामीर न था। सबके सब आज़ादी से पहले के थे, इंतहाई खस्ता हाल। सबके सब 2 या 3 मंजिला थे और एक एक मकान में कई कई फैमिलियां रह रही थीं, जिसका इल्म मुझे बाद में हुआ। वो मुझे लेकर जिस बिल्डिंग में दाखिल हुआ वो भी 3 मंजिला थी। नीचे के हिस्से में बहुत सारी दुकानें थीं। वो तमाम की तमाम दुकानें बंद थीं। शायद इन्हें बतौर गोदाम इस्तेमाल किया जाता था, जबकि ऊपर लोग रह रहे थे। देवदार की लकड़ी का जीना था। इस जीने से हम ऊपर पहुंचे। एक बंद दरवाजे पर हिमांशु ने दस्तक दी। बंद दरवाजा खुला और एक 27-28 साल औरत का चेहरा नमूदार हुआ। इसे हसीन तो नहीं, हाँ कबूल सूरत कहा जा सकता था। इसने हिमांशु को देखते ही खुशी का इजहार बरमला किया। बोली, पूरे 1 माह बाद आए हो। हिमांशु ने इसे रास्ते से हटाते हुए कहा, अंदर भी आने दोगे कि बाहर से चला जाऊं? वो मुस्कुराते हुए सामने से हट गई। वो अंदर दाखिल हुआ, इसके साथ मैं भी अंदर दाखिल हो गया। अंदर सिर्फ 2 कमरे थे। इसने एक कमरे की जानिब इशारा किया, इस कमरे में तुम आराम करो, मैं पारों के गिले शिकवे दूर कर दूं। फिर वो मुस्कुराता हुआ दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के अंदर जाते ही मैंने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया और छत से लटके हुए पंखे को देखने लगा। नजरें पंखे पर थी, मगर जहन कहीं और था। मैं सोच रहा था कि कुछ भी हो, रेखा का घर गैर महफूज था। किसी भी वक्त पोल खुल सकता था। चेहरे में मुमासलत थी, अदादो अतवार पर याददाश्त खो जाने का पर्दा था, मगर ऐसी बहुत सी बातें थीं जो मेरा पोल खोल सकती थीं। सबसे अहम बात कि आनंद किसी भी वक्त लौट सकता था। इस खतरे से निकल तो आया था, मगर फिर भी गैर महफूज था, क्योंकि ये दुश्मन की सरजमीन थी। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, इसलिए इस मुल्क पर लानत कह देना चाहिए। अभी मैं सोच में गुम था कि हिमांशु हंसता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इसके खिले खिले चेहरे को देखकर मैंने पूछा, हिमांशु दा, हम इतने बड़े खतरे से बचकर आए हैं, मगर आपको देखकर नहीं लगता कि आपने इस खतरे को महसूस किया है? मेरे भोले राजा, खतरा पीछे छूट गया। जो पीछे रह गया इसे काबिले तवज्जो नहीं समझता हूँ। ये जिंदगी है और जिंदगी नाम है हंसते रहने का। मैं दाद देता हूँ आपके हौसले की, मैंने हंसते हुए कहा। मैं तो हर हाल में खुश रहने वाला हूँ। अच्छा, तो इसीलिए हंस रहे थे अभी? हंसी तो मुझे यूं आई कि पारों ने शिकवा किया है। मेरे दोस्त, इस दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, सबका नेचर एक ही है। मेरी बीवी, मैं बीवी को हर महीने 1000 रुपया पहली तारीख को भिजवाता हूँ, पाबंदी से, मगर अभी तक इसके मुंह से ये नहीं सुना कि पैसे बच जाते हैं। महंगाई देख रही हैं, खर्च के लिए इसे जरूरत तो पड़ेगी ना, आखिर बीवी है आपकी। अगर ज्यादा दे दोगे तो कौन सी क्यामत आ जाएगी? एक नहीं यार, मेरे बहुत सारे सिलसिले हैं, बहुत सारे मामले हैं, सबको बराबर से देना पड़ता है। सिर्फ एक को ज्यादा देता हूँ क्योंकि उसके 2 बच्चे भी हैं। तो इतने ज्यादा मामले पालने का मशवरा किसने दिया था? मैंने हंसकर कहा, साफ सीधी बात है, शहर शहर घूमते हैं, थकन मिटाने के लिए अय्याशी जरूरी है, लेकिन हमारे जैसे लोग अय्याशी के मुतहम्मिल नहीं, इसलिए कि पैसे खर्च करने के बाद भी डर लगा रहता है कि पकड़े ना जाए, जबकि मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा तरीका वारदात है। अय्याशी करो, दिल भर के करो और कोई रोकने वाला ना हो। मैं सब दोस्तों से ज्यादा अय्याशी करता हूँ। हर 1-1.5 साल बाद पुरानी को छुट्टी देकर नई ले आता हूँ, मगर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसकी निराली मंतक सुनकर मैं अपनी हंसी न रोक सका। वो भी हंसने लगा। इलाका नया था, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है ये भी जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया और हिमांशु से बोला, यार मैं काफी अरसे बाद कलकत्ता आया हूँ, कितना कुछ बदल गया है ये देखना जरूरी है। तो जाओ, रोका किसने है? हिमांशु ने हंसकर कहा, इस तरह मुझे भी कुछ टाइम मिल जाएगा अपनी बीवी की नाज बर्दारी के लिए। तुम्हें इतला देना भी तो जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। अच्छा तो मैं चला, कहकर मैं बाहर निकल आया। सड़क पर ट्रैफिक रवा दवा थी, हर तरफ भीड़ सी थी, हर एक को जल्दी थी, सब भाग रहे थे। मैं भी इस भीड़ में शामिल हो गया। काफी देर तक चलता रहा। फिर मैं चाय पीने के लिए एक दुकान में दाखिल हो गया। कई मेजें खाली थीं। एक मेज पर मैं बैठ गया। अभी चाय के लिए कहा ही था कि एक आदमी और आकर वहाँ बैठा। इसने भी चाय के लिए कहा। ये कोई अनहोनी बात तो थी नहीं, इसलिए मैंने तवज्जो नहीं दी। इसने जाते हुए बहरे की तरफ देखकर कहा, यहाँ के बहरे बहुत काम चोर होते हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं सबको फांसी पर लटका दूं। वो आप ही आप बड़बड़ा रहा था, इसलिए मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। मुझे मुस्कुराते देखकर वो बोला,
आप हंस रहे हैं? जरा सोचिए, अगर किसी को किसी जरूरी काम से जाना हो तो वो क्या करे? ये लोग भी क्या करें? दोपहर का वक्त होता ही रश का है। मैंने जवाबन कहा, श्रीमान जी अगर ये सही काम करे तो रश का सवाल ही पैदा न हो। मैं तो 10 साल से इन्हीं के हाथ का खा रहा हूँ। दरअसल मेरा काम ही ऐसा है, शहर शहर घूमना और माल सप्लाई करना। वैसे आप क्या काम करते हैं? मैं फौरन होशियार हो गया। वो जबरदस्ती अजनबियत दूर करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे लोग खतरनाक साबित होते हैं। मैंने जल्दी से कहा, मैं अलीगढ़ के ताले का ऑर्डर लेता हूँ। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? लखनऊ का रहने वाला हूँ। वो मेरे करीब खिसक आया और गर्दन झुकाकर सरगोशी में बोला, मेरे जिस्म के ऊपर एक सर है और इस सर के अंदर थोड़ा सा मगज भी है, और वो मगज कहता है कि ना तो आप लखनऊ के हैं और ना ही आप सेल्समैन हैं। मैं हैरत से इसे देखने लगा। इसने हंसते हुए कहा, सफरी सेल्समैन बातूनी होते हैं जो आप नहीं हैं। इस तमाम अरसे में आपने इतना कम बोला, जो समझा रहा है कि आपको ज्यादा बातें करना पसंद नहीं। अगर आप लखनऊ के होते तो आपका लहजा ये नहीं होता जिस लहजे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं। हर सूबे का लहजा अलग होता है। बंगाल वाले मुंह गोल करके, बिहार वाले मुंह हल्का सा गोल करके, यूपी बिहार वाले मुंह खोल कर, और लखनऊ वाले मटक मटक कर, और अलीगढ़ वाले डंडा मार स्टाइल में बोलते हैं। मगर मेरी पैदाइश लखनऊ की है। मैं अपने झूठ पर अड़ गया। बहरा चाय ले आया। इसने कप उठा लिया। खैर जाने दें, आप जहाँ के भी हैं, इससे हमें क्या लेना? वो चाय का सिप लेते हुए बोला। मुझे इसकी बातों से खौफ आने लगा था। इसका मुशाहिदा बहुत तेज था। चोर की दाढ़ी में तिनका, यही मिसाल सादर थी। मैं दुश्मन की सरजमीन पर था, कहीं ये CID वाला ना हो। मैंने दिल में कहा, महाशय जी अगर इस शहर में आप नए हैं तो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं एक अच्छा दोस्त साबित होऊंगा। मैं कालीन का ताजिर हूँ, मुसलमान हूँ। नाम शेर अली शेरू है। राजा बाजार में घर है। इसने अपना हद्दो दरबा बताया, फिर जेब से कार्ड निकाल कर देते हुए बोला, अगर कभी जरूरत पड़े तो इस पते पर आ जाइएगा। मुझे आपकी खिदमत करके खुशी होगी। मैंने कार्ड लेते हुए कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आऊंगा। मुझे यकीन है कि हम दोबारा मिलेंगे। वो इस तरह बोला जैसे वो कोई माहिर नजूमी हो। इसे गैब का 100% इल्म है। मुझे वहाँ बैठना दोबर हो रहा था। खौफ नजर नहीं आता, मगर इसके नोकीले पंजे बेचैन कर देते हैं। मेरे अंदर भी खौफ उतर रहा था, इसलिए मैंने उठने पर गौर किया और चाय के पैसे देने के लिए पॉकेट में हाथ डाला था कि वो बोला, रहने दे, मैं दे दूंगा। मैं तेज कदमों से बाहर निकल आया। मैं चलते हुए सोच रहा था कि आखिर ये शख्स है कौन। मैं आगे बढ़ते हुए मुसलसल यही सोच रहा था कि जरूर इसका ताल्लुक CID से है और मैं इनकी नजरों में आ चुका हूँ और ये मुझे जकड़ने के लिए छूट दे रहे हैं। अपने ताकुब से भी मैं पूरी तरह बाखबर था, मगर अब तक ऐसा कोई बंदा पीछे नजर नहीं आया था जिस पर ताकुब करने का शुबा होता। मैंने सोच लिया था कि मैं जितनी जल्द मुमकिन हो यहाँ से भी निकल जाऊंगा। अभी मैं कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक शख्स ने रास्ता रोक लिया। इसके हाथ में फोटो एल्बम था। इसने सरगोशी में कहा, सर मेरे पास आला क्वालिटी का माल है, जहाँ कहिएगा मैं वहाँ पहुँचा दूंगा। रेट भी ज्यादा नहीं है। मैंने ताज्जुब से इसकी तरफ देखा था कि वो झट एल्बम खोलकर मुझे दिखाने लगा। ये देखिए, नेपाल से सिर्फ 1 माह पहले लाया हूँ, और ये देखिए कश्मीर की कली, ये देखिए केरला का हुस्न, ये देखिए महाराष्ट्र की खूबसूरती। अभी वो कुछ और कहता कि अकब से आवाज आई, अबे ओ भूतनी के, ये मेरा मेहमान है, मुझे अगर नहीं जानता तो खोखन से पूछ लेना, अब भाग ले यहाँ से। एल्बम वाला फौरन 9-2-11 हो गया। इस शख्स ने मुझसे कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप न सिर्फ इस शहर में अजनबी हैं बल्कि बहुत मासूम भी हैं। ये तो यहाँ के लिए एक आम सी बात है। इस शहर कलकत्ता में 1-2 नहीं 20 तवाइफ खाने हैं। सोनागाछी, हराकटा गली, चूना गली, बो बाजार, खिजरपुर, बाटापुर, काली घाटी वगैरह वगैरह। जब कंपटीशन की मार्केट होगी तो ग्राहक को लुभाने के लिए नए नए तरीके सोचने पड़ते हैं। यहाँ के गुंडों का सरदार खोखुन मेरा वाकिफकार है, इसलिए आप बच गए, वरना ये जबरदस्ती आपको खींच कर ले जाता और आपकी जेब में 1 पाई न बचती। मैं मुंह फाड़े इसकी तरफ देख रहा था कि इसने कहा, आप रहते कहाँ हैं? चलिए मैं आपको अपनी बुलेट पर छोड़ देता हूँ। बनगांव में ही मालूम हो गया था कि भारत में होंडा या माया वगैरह नहीं चलती। यहाँ की लोकल बाइक बुलेट, राज और हीरो चलती है। मैंने जल्दी से कहा, बस 2 गली आगे रहता हूँ। मैंने सोचा था कि ये यकीनन मेरा घर देखना चाहता है। अच्छी बात है, मगर मैं समझ नहीं पाया कि आप यहाँ कैसे रहते हैं। क्यों, यहाँ शरफा नहीं रहते? मैंने उल्टा सवाल कर दिया। शरफा जरूर रहते हैं, मगर सिर्फ एक मजहब के। इसने हंसते हुए कहा, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि आप हिंदू नहीं हैं। मैं अंदर तक कांप गया, गोया मेरा राज खुल चुका था। फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। जी नहीं, मेरा नाम आनंद मिश्रा है। जी नहीं, आप खुद को मिश्रा कहें या बत्रा, कुछ भी कहें, मगर आप हिंदू नहीं हैं और ये इलाका मुसलमानों के लिए खतरनाक है। इसकी बातें मुझे उलझाती जा रही थीं।
वो खुद आकर मुझसे मिला था, जबरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। बगैर किसी मफाद के कोई किसी से नहीं मिलता, फिर वो क्यों सर पर चढ़ रहा था। मैं इसी सोच में था कि इसने कहा, अगर आप यहाँ खुद को महफूज समझते हैं तो रहिए, वैसे मेरा मशवरा है कि आप किसी मुस्लिम मोहल्ले में शिफ्ट हो जाएं। अगर आप मेरी मदद की जरूरत समझें तो बिला खटके राब्ता कर लीजिएगा। कहकर वो आगे बढ़ गया। मैं हिमांशु के घर की तरफ बढ़ते हुए यही सोचे जा रहा था कि इसका मकसद क्या हो सकता है। अगर वो CID का बंदा है तो फिर बहुत ज्यादा छूट दे रहा है। मैं इसी सोच में डूबा हुआ हिमांशु के घर में दाखिल हुआ। हिमांशु घर में मौजूद था। इसने मुझे देखते ही कहा, आप आ गए, कहाँ तक घूम आए? मोहल्ले से बाहर नहीं गया था मैं, शहर देख आते। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। जादूगर यानी म्यूजियम, बोटैनिकल गार्डन, एडन गार्डन, हावड़ा ब्रिज, कितने नाम लूं, हर जगह दिलचस्पी। अगर किसी लड़की से दोस्ती करना है तो सीधे एडन गार्डन चले जाओ, हाथ में पर्स निकाल कर बैठ जाओ, कोई न कोई लड़की दोस्ती के लिए करीब आ जाएगी। किसी सिनेमा हॉल के सामने 2 टिकट लेकर खड़े हो जाओ, दोस्ती की दावत फौरन कबूल कर ली जाएगी। दरअसल इस शहर में औरत बहुत सस्ती कर दी गई है। इसके होंठों पर मुस्कुराहट रक्सा थी। यार तुम तो इस तरह बोल रहे हो जैसे पूरा शहर तवाइफ खाना है। भाई सीधी सी बात है, लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही है, कमाने वाले कम हैं, मजबूरन लड़कियों को खुद निकलना पड़ रहा है। घर से बाहर आने के बाद कंपटीशन, कोई 1000 की साड़ी पहनती है तो दूसरी भी यही ख्वाहिश करती है। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि आज के मुआशरे में ऐसी बातों को बुरा तो समझते हैं मगर इतनी शिद्दत से नहीं, और इसी बात का फायदा उठाया जा रहा है। ये तो मुआशरे की तबाही है। जब सब बुरे हों तो फिर बुरे को बुरा कौन कहे। हाँ ये बात तो सही है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ भाभी को फोन किया? हिमांशु ने कहा। फोन करना याद ही नहीं रहा, अब कल करूंगा। अभी कर दो कि परेशानी तो कम हो। लेकिन नंबर तो स्कूल का है, अभी तो वो स्कूल बंद होगा, इसका ख्याल रखना चाहिए था। खैर कल याद से कर देना। इसके बाद इधर उधर की बातें होने लगी। सियासत से लेकर मुआशरत तक कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा। जब रात ज्यादा होने लगी तो वो उठ गया कि अब पारो नहीं बख्शेगी, इसका गुस्सा आसमान से बातें कर रहा होगा। इसके जाने के बाद मैं सोच में डूब गया। दरअसल मुझे एहसास हो चुका था कि मैं यहाँ भी ज्यादा महफूज नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, इंसान जो हमेशा से गैर महफूज रहा है। सहरा में रहता है तो प्यास मार देती है, जंगल में जाता है तो दरिंदे फाड़ खाते हैं, और शहर में रहता है तो लोग तिया पांचा कर देते हैं। कभी किसी तो कभी किसी के तासुब का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर भी एक इंसान पांव पसारे रहता है, जो इंसान नहीं होता, दरिंदा होता है, और मौका मिलते ही झपट पड़ता है। ये लोग मुझ पर झपट सकते हैं क्योंकि इस इलाके में भी इंसान ही रहते हैं, और सब के सब तासुब से भरे हुए। मैं मुसलमान हूँ और ये सब हिंदू, ऐसे हिंदू जो मेरे वतन की पामाली पर शादां हैं, इसके टुकड़े होने पर खुशी से फूले नहीं समा रहे, मेरे वतन के सजीले जवानों की गिरफ्तारी पर मिठाई बांट रहे हैं। इनकी हरकत पर मैं गमजदा हूँ, लेकिन अपने जज्बात पर काबू रखे हुए हूँ, क्योंकि ये मेरी जरा सी गलती मुझे गिरफ्तार करा सकती है। एक ही दिन में एहसास हो गया था कि इनसे अच्छाई की तवक्को बेकार है। कुरान ने भी कहा है कि यहूद नसार कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये तो काफिर हैं, मुसलमानों से इंतहा दर्जे की नफरत करने वाले, इनसे कैसी तवक्को। खुद हिमांशु का दिल बुग़्ज़ से भरा हुआ है। कुछ देर पहले कितनी हद तक अमेज लहजे में बोल रहा था कि अभी तो हमने पाकिस्तान का एक टुकड़ा छीना है, अभी दूसरा हिस्सा तो बाकी है। इस वक्त मैंने दिल में कहा था, कमीने, साजिश की थी तुम लोगों ने, इसलिए छीना था। हमारे ही लोगों ने हमारी पीठ पर छुरी मारी है। अब हम तेरे मुल्क का हिस्सा छीन लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक खित्ता ज़मीन नहीं, इस्लाम का वो किला है जहाँ काफिरों को भी अमा है। ये खुदा का अता करदा तोहफा है, शब कदर को बख्शा गया तोहफा है, 27 रमजानुल मुबारक को अता करदा तोहफा है। इस तोहफे की कदर कीमत अब हमें मालूम हो चुकी है। हमारी कोताही थी कि अब से पहले हमने गौर नहीं किया कि खुदा अगर नेमत देता है तो हमारी नाअहली पर इसे छीन भी सकता है। वतन के टुकड़े हो जाने का गम मुझसे ज्यादा किसको होगा। मैं तो मुतासरीन में से था, वरना थूकने भी यहाँ ना आता। यही कुछ सोचते सोचते मैं नींद की वादी में खो गया। अगले दिन सुबह ही हिमांशु ने कहा, तुम आराम करो, मुझे बहुत काम है। बारासात, बाटापुर, नगी, खिजरपुर, मिटा ब्रिज वगैरह जाना है, पार्टियों से मिलना है। मुझे तो खुद इस घर में बोरियत होने लगी थी। दिन भर अकेले पड़े रहना था, कोई बात करने वाला भी नहीं था। हिमांशु तो गोया पारो के कमरे का असीर बनकर रह गया था। इस कमरे से बाहर निकलता तो पार्टियों से मिलने चला जाता। इस वजह से मैं बोरियत का शिकार हो गया था। मैंने जब ये सुना कि वो जा रहा है तो कहा, यार मैं भी शहर देखने निकल रहा हूँ। अच्छी बात है,
शाम में मुलाकात होगी, कहकर वो चला गया। मैंने भी बाहर जाने की तैयारी कर ली। बाहर आया तो सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां थी, खूब गहमा गहमी थी। मैं भीड़ का हिस्सा बना आगे बढ़ता चला गया। वक्त गुजरता रहा, काफी देर तक बाजार की रौनक से लुत्फानंदोज हुआ। फिर वहां से ट्रम पकड़कर धर्मतला चला गया। धर्मतला पहुंचकर मेरा दिल खुश हो गया। शहर का कल्ब, ट्रम का मरकजी स्टेशन और इसके सामने मस्जिद देखकर मुझे कितनी खुशी महसूस हुई, इसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इसका एहसास सिर्फ उन लोगों को हो सकता है जो पाकिस्तान से दूर किसी गैर मुल्क में रह रहे हों। मैं खुशी से सरशार मस्जिद की तरफ बढ़ता चला गया। मस्जिद की इतराफ की दुकानों में नुमायां तौर पर तुर्रे लगे नजर आए। शायद ये पहचान थी कि ये दुकान मुसलमान की है। एक होटल में सीख कबाब लग रहे थे। खुशबू ने इश्तहा बढ़ा दी और मेरे कदम खुद बहुत उधर उठते चले गए। कबाब पराठे के साथ सेर होकर खाया। बाहर आया तभी मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई तो मुझे याद आ गया कि आज जुम्मा है। सजदा शुक्र के लिए मेरे कदम इधर उठते चले गए। नमाज से फारिग होकर मैं बाहर आया। सामने एक बड़ा सा मीनार था। मैं इसी तरफ बढ़ने लगा। इस मीनार पर लिखा था 1857 के शहीदों की याद। इस मीनार के अतराफ में बागीचा बना था। मैं एक पेड़ की छांव में बैठ गया। इधर उधर बहुत सारे लोग बैठे थे। हिमांशु का कहा सच नजर आ रहा था। हर पेड़ के नीचे लड़कियां और लड़के बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहां वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ और शाम घिर आई। वहीं से श्याम बाजार के लिए ट्रम पकड़ी और वापसी के लिए चल पड़ा। श्याम बाजार में उतर कर भी हिमांशु के घर जाने को दिल न चाहा। फिर भी मेरे जहन में कोई खास जगह न थी, बस वक्त गुजारी के लिए चल रहा था। टहलते टहलते मैं काफी दूर आ गया। एक जगह बहुत सारे लोगों को जमा देखा तो तजस्सुस की वजह से मैं भी इधर ही चल पड़ा। नजदीक जाकर देखा तो जमीन पर एक आदमी बैठा ताश के 3 पत्ते उल्टाए लोगों को दावत दे रहा था कि बाजी लगाएं। लोग 8 आना 1 रुपया लगा रहे थे। कुछ जीत रहे थे और कुछ हार रहे थे। एक शख्स ने पान के यक्के पर 5 रुपए लगा दिए। जब पत्ता उल्टा तो वो दूसरा पत्ता था, हुक्म का गुलाम। मैंने गौर से देखा था, इसलिए इसकी चालाकी पकड़ ली थी। इसने नहायत चालाकी से पान के यक्के को पैर के नीचे दबाकर दूसरे पैर के नीचे से हुक्म का गुलाम निकाल लिया था। बाजी लगाने वाले ने भी इसकी चालाकी को भांप लिया था। इसने एहतजाज किया तो इसे धक्के देकर एक दूसरे शख्स ने भगाना चाहा। वो अड़ गया कि इसके रुपए वापस किए जाएं, मगर इसकी सुनता कौन। उल्टा इसे तमाचे जड़ दिए गए। मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैंने इसकी तरफदारी में कहा कि ये तो खुली बेईमानी है। मेरा इतना कहना गजब हो गया। कई आदमी मुझे मारने की धमकी देते हुए आगे बढ़े थे कि एक गरजदार आवाज सुनाई दी, ओए क्या हो रहा है। मैंने चौंक कर इधर देखा। वो एक कदावर शख्स था, इंतहाई काला। इसका दाहिना कान कटा हुआ था। इसके ललकार पर सब लोग पीछे हट गए। इसने बंगला में मुझसे कहा, चल यहाँ से भाग ले वरना आंतें बाहर निकल आएंगी। मुझे लड़ना झगड़ना तो था नहीं, इसलिए खामोशी से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद मुझे चाय की एक दुकान नजर आई। सस्ताने के लिए मैं इसमें दाखिल हो गया। अभी मैंने चाय का कप होंठों से लगाया ही था कि वही कदावर शख्स इस दुकान में दाखिल हुआ। इसे देखते ही दुकान में बैठे लोग खौफजदा से दिखाई देने लगे। कुछ लोग तो उठकर बाहर चले गए और कुछ खौफ के आलम में बैठे के बैठे रह गए। वो शख्स किसी तरफ नजर डाले बगैर सीधा काउंटर की तरफ बढ़ा और फिर काउंटर पर बैठे शख्स को गरिबान से पकड़कर बाहर खींच लिया। वो शख्स हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मगर गरिबान पकड़ने वाले को इस पर रहम नहीं आ रहा था। इसने काउंटर वाले को जमीन पर गिराकर लातों से धुनाई शुरू कर दी। ये जुल्म मुझसे देखा ना गया और मैं उठकर इसके पास जा पहुंचा। फिर बोला, इसे क्यों मार रहे हो? तू पीछे रह। तू कौन है रे? तेरी ये हिम्मत के मेरे आगे बोल रहा है? इसका लहजा हद से ज्यादा तपा देने वाला था। इतनी हकारत से इसने मुखातिब किया था कि मेरा रुआं रुआं सुलग उठा। मैंने तेज नजरों से इसे घूरा। ओए रे हरामजादा, अमरे छोको देखा छे। हरामजादे, मुझे आंखें दिखा रहा है? इसने चीख कर कहा और मेरी तरफ बढ़ा, इस तरह के जैसे मुझे खत्म कर देगा। इसने गलत अंदाजा लगाया था। वो भूल गया था कि मैं कोई सड़क छाप गुंडा नहीं हूँ। अभी चाहूँ तो इसे पीस कर रख दूं। मार कुटाई के सैकड़ों दाव मुझे आते थे। इन्हें आजमा कर मैं इसे धूल चटा सकता था, मगर मैं इसे मौका दे रहा था। यूं भी मैं उलझकर परेशानी मोल लेना नहीं चाहता था। फिर पहल करना मेरे असूल के खिलाफ था, इसलिए खामोश खड़ा इसे देख रहा था। मेरा घूरना इसका गजब बढ़ा रहा था। फिर अपने साथ आने वाले को बोला, तुमरा को छो बोलने, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, मैं अकेला इसका सर तोड़ दूंगा। फिर इसने पैंट की पिछली जेब से चाकू निकाला और इसे खटके से खोला। खटके से खुलने वाला चाकू मुकाबल के असाब पर असर डालता है, खौफजदा कर देता है। अगर मैं भी ट्रेंड ना होता तो खौफजदा हो जाता। वो कदम जमाता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैंने एक बार फिर अतराफ का जायजा लिया। दुकान में अब कोई नहीं बचा था, यहाँ तक कि काउंटरमैन तक भाग चुका था। कुछ लोग बाहर खड़े तमाशा जरूर देख रहे थे। ये अपनी मौत आप मरने वाला है, मुझसे टक्कर लेकर अपनी ही बेइज्जती कराएगा। इसे समझाने की आखिरी कोशिश की, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है,
मैं तो इस बेचारे को बचाने के लिए आगे बढ़ा था। वो मार खाने से बच गया, इसलिए मेरा मशवरा है कि तुम भी खामोशी से चले जाओ। ओए हिंदुस्तानी, तेरी ये हिम्मत, तुम्हारी बदमाशी अभी निकालता हूँ, कहकर वो आगे बढ़ा। मैं फिर एक बार समझा रहा हूँ, मुझसे पंगा ना लो वरना बहुत पछताओगे। यही लोग जो आज तुमसे डरते हैं कल तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जिनसे तुम भत्ता लेते हो वो तुम पर थूकेंगे, इसलिए खामोशी से चले जाओ। हरामजादे, मुझे ललकार रहा है, कहकर इसने चाकू वाला हाथ बुलंद किया। फिर वाकई इसने हाथ घुमाकर वार किया। मेरी जगह कोई और होता तो जख्मी होकर गिर चुका होता, मगर मैं तो बनोट का माहिर था। चाकू कैसे किस तरह चलाया जाता है इससे वाकिफ था, इसलिए मैंने इसके हाथ पर नजर रखी थी। फिर होशियार भी था, इसे झुकाई देख करास के पीछे पहुंच गया। ये भी बनोट का एक दाव है, चाकूबाजी का एक अहम नुक्ता है। इस पर बस नहीं किया बल्कि पैर से चप्पल उतारी और इसके सर पर जड़ दी। इतनी तेजी की इसे तवक्को नहीं थी। वो भिनभिनाता हुआ घूमा, मगर इसका पाला मुझसे पड़ा था। मुझसे यानी इससे जिस पर इंस्ट्रक्टर ने भरपूर मेहनत की थी। अपना पूरा तजर्बा मुझे सौंप दिया था, इसी तजर्बे को काम में लाना था। वो अपनी ही तेजी में सामने वाली टेबल से टकरा गया। टेबल पर रखी चाय की प्यालियां छनाके से टूटी। इसकी तवज्जो इधर हुई और मैंने इस मौके से भरपूर फायदा उठाया। इसकी पीठ पर एक चप्पल मजीद जड़ दी। वो गालियां बकता हुआ मेरी तरफ घूमा, मगर इससे पहले ही मैंने एक और चप्पल रसीद करके कहा, अभी भी मौका है, वापस चले जाओ, वरना मैं वो हाल करूंगा कि इस इलाके के बच्चे भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे।